शहर के मेडिकल कॉलेज में करीब 66 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मरीजों एवं अन्य मदों से राशि तो ले ली गई, लेकिन वह बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 के बीच यह वित्तीय अनियमितता सामने आई है। कई मामलों में कैश रसीद जारी होने के बावजूद संबंधित रकम बैंक तक नहीं पहुंची, जिससे लगभग 66,45,000 रुपए का अंतर पाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन ने पूरे प्रकरण को पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही आंतरिक स्तर पर जांच समिति भी गठित की गई है, जो पूरे वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद जिम्मेदार कर्मचारियों और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह मामला एक बड़े घोटाले का रूप ले सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्तर पर जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मामला तो गंभीर है और संज्ञान में जैसे ही मुझे आया तो जो कर्मचारी कैश सेक्शन में बैठते हैं, जिनका काम ये होता है कि सारे अस्पताल का रोज का कलेक्शन लाना और जो बच्चे फीस ऑफलाइन भरते हैं उनका सबका जमा करके उसको आपको बैंक में, जो हमारे जो अकाउंट है उसमें जमा करना। एक फीस का अकाउंट अलग है, इन्वेस्टिगेशन वाला उसमें करना। तो अभी जब हमने थोड़ा जांच पड़ताल शुरू करी अपने लेवल पे, हमारी एओ ने भी बताया कि हाँ सर कुछ मिसमैच हो रहा है, तब फिर संज्ञान में लिया, सीरियसली उसको लिया। तो पता चला कि जो 2020 से जो है वो मिसमैच शुरू हुआ है और अभी जब पता चला तो फिर शोकाज नोटिस दिए गए कर्मचारियों को, उन्होंने जवाब दिए हैं और हमको शासन को बताना पड़े। बिल्कुल हमने बताया शासन को ये किस्सा हुआ, ऐसा हुआ। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है कि ये हमने आपको सूचना दी, अब आप इसमें आगे कार्रवाई करें और जो सभी होगा। और एक हमने समिति बनाई है हमारी लोकल, जिसमें उनको रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 दिन में। तो जो भी कल्प्रिट होगा, जैसे भी होगा, अभी तो डी भी शुरू होगी, उसमें बहुत सारी अभी इसमें शुरुआत होगी, क्योंकि मामला गंभीर है और ऑटोनॉमस बजट का पैसा है तो, और मरीजों का पैसा, छात्रों का पैसा, तो पैसा तो है मतलब, तो इसका जो भी जितना भी अमाउंट है तो अपराध तो गंभीर है। लगभग कितना अमाउंट आपको पता है? करीब एग्जैक्ट तो करीब 65 या 70 के आसपास है। बरगी डैम में हाल ही में हुए क्रूज हादसे के बाद एमपी टूरिज्म की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पर्यटन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने और संबंधित दस्तावेज जब्त किए जाने की मांग की है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार जलाशयों में संचालित होने वाले क्रूज में 4 स्ट्रोक और पर्याप्त क्षमता वाला इंजन होना अनिवार्य है, ताकि आपात स्थिति में क्रूज सुरक्षित संचालन कर सके। मंच का आरोप है कि हादसे के दौरान क्रूज का इंजन बंद हो गया, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि नियमों के अनुरूप तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि क्रूज संचालन से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच की जाए तथा लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर की जाएगी। देखिए, एनजीटी का आदेश ये है कि जो जलाशय है, खास करके बरगी डैम जलाशय, वहां पर यदि क्रूज चलता है या कोई भी नाव चलती है तो उसमें 4 स्ट्रोक इंजन होना चाहिए। इतना पावरफुल इंजन होना चाहिए। लेकिन क्रूज जो ठप पड़ा, इससे जाहिर होता है कि उसमें 4 स्ट्रोक इंजन नहीं था। दूसरी बात ये थी कि ये इंजन बंद पड़ा था, इससे भी साफ होता है कि ये पूरा का पूरा क्रूज जो है ठप पड़ गया है। हम लोगों ने ये मांग की है कि उसकी पूरी जांच की जाए और जांच करके उसका पूरे दस्तावेज खंगाला जाए, और यदि मान लीजिए नहीं करते हैं तो हम लोग एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हुआ, इसके लिए एक याचिका एनजीटी में दायर कर देंगे। जो बरगी डैम में जो अभी दुखद हादसा हुआ है, उसके विरोध में हमारे यहाँ पर काफ़ी सामाजिक जनसंगठन हमारे नागरिक उपभोक्ता मंच के बैनर के तले इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है
उसमें हमने ये कहा है कि ये जो क्रूज का संचालन हो रहा था, क्या उसमें पर्यावरण विभाग से एनओसी ली गई थी कि नहीं। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उसके बाद ही संचालन किया जाता है। जैसे कि उसमें 4 सिलेंडर वाले इंजन आवश्यक है। अगर आप डैम में या किसी पानी वाले क्षेत्र में कोई भी क्रूज उतारते हैं तो क्या इसमें 4 सिलेंडर वाले 4 स्ट्रोक वाले इंजन लगे थे। दूसरा, उसमें ये भी देखने में आया है कि 2 इंजन वाला क्रूज था, तो क्या उसके दोनों इंजन काम कर रहे थे कि नहीं। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आप लोगों को तो बिठा देते हैं, तो क्या उसमें आवश्यक सिक्योरिटी मेजर्स की ड्रिल बताई गई कि कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो उस समय क्या किया जाना चाहिए। क्या लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे, क्या वहाँ पर ट्यूब्स की व्यवस्थाएं थी, क्या बचाव के लिए गोताखोरों की व्यवस्थाएं थी। ये सब एक जांच का बिंदु है, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं, कितने सदमे में हैं, उस हादसे में कितने घायल हुए हैं, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने उसकी जांच की मांग की है और जो भी उसमें अकाउंटेबिलिटी जिनकी भी तय होती है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जी, ये नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये बरगी डैम हादसे के संबंध में ये जांच करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं ये गलतियां तो हुई है कि बगैर जांच किए जो है क्रूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्या इसकी भी जांच होगी? अभी इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जांच चल रही है, जो भी इसमें होगा सबके सामने आएगा। ग्वारी घाट को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहां आने वाली महिला श्रद्धालुओं को आज भी सबसे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नर्मदा स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ग्वारी घाट पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह शाम आरती, धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के दौरान महिलाओं की भीड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद घाटों पर चेंजिंग चैम्बर्स की संख्या बेहद कम है। जो कक्ष बने भी हैं, उसमें कई जगह सफाई की कमी, टूट फूट और अव्यवस्था देखी जा रही है। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि घाटों का सौंदर्यीकरण तो दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं की जरूरतों को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती। कई बार महिलाएं मजबूरी में अस्थायी कपड़ों या परिजनों की आड़ लेकर वस्त्र बदलती हैं। त्योहार और विशेष अवसर पर यह समस्या और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से घाटों के विकास की योजना बनाई जा रही है। चेंजिंग रूम बढ़ाने, आधुनिक सुविधाएं देने और महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था तैयार करने की बातें कई बार सामने आई, लेकिन धरातल पर स्थिति अब भी अधूरी है। कटंगी बाईपास स्थित यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क में लगी भीषण आग बुधवार दोपहर तक भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। घटना के तीसरे दिन वेयर हाउस के अंदर कई स्थानों पर आग सुलग रही है, जिससे स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग बुझाने का सक्रिय अभियान रोक दिया है। दमकल विभाग के अनुसार वेयर हाउस के भीतर रखे 3 शेड के नीचे आग धधक रही है, जहां तक पानी पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक इन शेड को हटाया नहीं जाएगा, तब तक आग के अंदरूनी हिस्सों तक पानी या फोम पहुंचाना मुश्किल है। यही कारण है कि आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। रिलायंस, ब्रिटानिया और डिलीवरी जैसी बड़ी कंपनियों के वेयरहाउस इस आग में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। करोड़ों रुपए का माल पहले ही जलकर खाक हो चुका है, जबकि अंदर सुलग रही आग अब भी नुकसान बढ़ा सकती है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आग के पूरी तरह बुझने में अभी और समय लग सकता है। लॉजिस्टिक पार्क के जिस हिस्से में आग लगी है, उसके आसपास भी कई अन्य वेयरहाउस स्थित हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर जमीन के नीचे या शेड के भीतर अब भी आग सुलग रही है। यदि तेज हवा चलती है तो यह आग फिर से भड़क सकती है और आसपास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आग को पूरी तरह बुझाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाना जरूरी है। शेड हटाकर अंदर तक पानी पहुंचाना और लगातार मॉनिटरिंग करना ही इस खतरे को टाल सकता है, अन्यथा ये आग बड़ा रूप ले सकती है। मंगलवार को टेलीग्राफ फैक्ट्री के पास हुए हादसे के बाद शहर के फ्लाईओवर में जॉइंट हिस्सों पर जमा अतिरिक्त कंक्रीट हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को इसी अतिरिक्त कंक्रीट के गिरने की घटना के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आया और संबंधित ठेकेदार को तत्काल इसे हटाने के निर्देश दिए गए। जांच में सामने आया है कि सेंटिंग के दौरान बचा अतिरिक्त कंक्रीट समय पर नहीं हटाया गया, जिसके कारण यह नीचे गिरा। अब यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि जब निर्माण के दौरान ही इसे हटाना जाना था,
तो उस समय लापरवाही क्यों बरती गई? यदि पहले ही चिपिंग कर दी जाती तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। गनीमत रही कि घटना के वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अतिरिक्त कंक्रीट है और ब्रिज के निर्माण या गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां जहां इस तरह का अतिरिक्त कंक्रीट लगा हुआ है उसे हटाने के लिए संबंधित कंपनी को निर्देशित किया गया है और कार्य जारी है। हालांकि सुधार कार्य के साथ साथ अब जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अतिरिक्त कंक्रीट हटा दिया जाता तो इस तरह की स्थिति पैदा ही नहीं होती। फिलहाल विभाग गुणवत्ता पर किसी कमी से इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन निगरानी में हुई चूक पर सवाल बरकरार है। फ्लाईओवर में जॉइंट हिस्सों पर जमा अतिरिक्त कंक्रीट केवल मदन महल क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि पूरे ब्रिज में विभिन्न स्थानों पर इस तरह की स्थिति मौजूद होने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण के दौरान सेंटरिंग के बाद बची सामग्री यदि समय पर नहीं हटाई जाती तो यह भविष्य में खतरा बन सकती है। ऐसे में आवश्यक है कि पूरे फ्लाईओवर का विस्तृत निरीक्षण किया जाए और जहां-जहां अतिरिक्त कंक्रीट जमा है उसे प्राथमिकता से हटाया जाए। यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो कभी भी गंभीर दुर्घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। शहर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को अभिरक्षा में ले लिया है। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र बघेल के अनुसार घसिया कॉलोनी निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ही मोहल्ले में रहने वाला सूर्यांश बीते 3 से 4 महीने से शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब पीड़िता ने उससे विवाह करने के लिए कहा तो वह लगातार टाल मटोल करता रहा और अंततः शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण की विवेचना महिला अधिकारी को सौंपी गई है। प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी सूर्यांश को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। ये घसिया कॉलोनी निवासी पीड़िता है, थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराई कि इसके मोहल्ले का रहने वाला सूर्यांश है। इसके साथ शादी का कहकर लगभग 3-4 महीने से गलत काम कर रहा है और शादी करने का बोलते हैं तो शादी नहीं करता है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर महिला अधिकारी से इसमें विवेचना कराएगी तो सूर्यांश घसिया जो है उसको अभी अभिरक्षा में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़का शादीशुदा है पहले? हाँ, अभी ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसने सूर्यांश ने कहीं और शादी कर ली है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने कुलगुरु को ज्ञापन सौंपकर कई गंभीर मुद्दे उठाए। ज्ञापन में परीक्षा परिणामों में देरी, विभागों में शोधार्थियों से अनुचित अपेक्षाएं, केंद्रीय पुस्तकालय की अव्यवस्थाएं, शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट, एनसीसी कैडेट्स के लिए सुविधाओं की कमी और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू न होने जैसे आरोप लगाए गए। छात्रों का कहना है कि शासन के निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा है। कुलपति से मुलाकात नहीं होने पर आक्रोशित एनएसयूआई कार्यकर्ता कुलपति कक्ष में पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इसी दौरान परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सभी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और छात्र हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, आज हम 5 सूत्री मांगों को लेके आए थे। जिस प्रकार मेधावी संबल जैसी योजनाएं, एमपी टास्क जैसी योजनाएं में ना एक तो फीस लिया जा रहा है कंटिन्यूसली, और फर्स्ट सेम सेकंड सेम में इनने फीस नहीं लिया और थर्ड सेम से ये बोल रहे हैं कि फीस जमा की जाए। जो गरीब छात्र रहेंगे, जो गरीब घर से आते हैं, वो कहाँ से फीस जमा करें? आपने एक तो रिसेंटली 4 से 5 दिन के पहले बोला आप फीस जमा करिए, आपने 30 तारीख को बोला कि फीस जमा करिए 5 तारीख के पहले। जो गरीब छात्र हैंगे वो कहाँ से फीस लाएंगे? उनके पास फीस देने की व्यवस्थाएं नहीं है और उनकी परीक्षा की जो फीस होती है उसको भी लिया जाता है। और हमारे कोर्ट से जो आदेश आया है कि वो ना तो संबल ना तो मेधावी, ये किसी भी छात्रों से आप फीस नहीं ले सकते हैं। इस मांग को हमने लेके आया था और हमने लगभग 2 दिन पहले एलआईवी को सूचित किया था कि हम आएंगे अपनी मांग को लेकर, लेकिन ना तो कुलपति है ना तो कुल सचिव जी हैं। हम इस प्रकार से बैठे हुए हैं और अगर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस प्रकार देख रहे हैं कि हर वर्ष यहाँ पे कुछ ना कुछ घोटाले होते हैं,
छात्राओं की मांगे पूरी नहीं होती है, बार बार संबल को लेके प्रॉब्लम हो रही है, कहीं किसी स्टूडेंट से शुल्क वसूला जा रहा है, छात्र संघ शुल्क वसूला जाता है, खेलकूद शुल्क वसूला जाता है, बार बार ये सब चीजें चलती है। यहाँ जो मेरे पीछे जो तमाम छात्र बैठे हैं, ये कटनी, सिहोरा, पनागर कई जगह से आए हैं। इतनी भीषण गर्मी में आप सब अधिकारी तो एसी में बैठते हैं, ये बच्चों के साथ आप इतना जुर्म किस विषय को लेकर करते हैं? तनख्वाह भी उन्हीं की खाते हैं, उसके बावजूद ये सब चीजें हो रही है। आज हम यहाँ पे 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने जो शुल्क लेने की जो बात कही है वो प्राइवेट नंबर से भी मांग रहे हैं। हाँ, प्राइवेट नंबर से मांग रहे हैं, उन्हें बार बार फोन किया जाता है। और अगर कोई गरीब छात्र जो सक्षम नहीं है किसी कारणवश, उन्हें बार बार ये लोग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं और 10 बार यहाँ से वहाँ घुमाते हैं। ये हमारे पास में आज विद्यार्थियों ने एक 5 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है और इस संदर्भ में जो भी उनकी मांगे हैं इससे उच्चतर प्रशासन को जो है वो सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा और मांगों पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। और जो कुछ मांगे हैं किस तरह की जो समय से चीज़ें होना चाहिए या उनका रिजोल्यूशन समय से होना चाहिए, वो सब उच्चतर प्रशासन को बताया जाएगा और उसके हिसाब से इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पाटन नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने आम जन की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला 25 अप्रैल 2026 की रात का है, जब अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित करीब 14.30 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित विवेक चवेले ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए बताया कि यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि पाटन नगर और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों चोरी की वारदातें हो चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ढीली कार्य प्रणाली के कारण चोरों के हौसले बुलंद है, जिससे आम जनता में भय और आक्रोश का माहौल है। लगातार हो रही इन घटनाओं से नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि चोरी की घटनाओं की गंभीरता से जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। मांग पूरी न होने पर लोगों ने 13 मई को पाटन थाने के घेराव की चेतावनी दी है। आया हूँ 25 तारीख की रात्रि में मेरे घर की चोरी हुई है। मेरे घर के अलावा ऐसी सैकड़ों चोरियां हैं जो पाटन क्षेत्र में हुई हैं। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। हम शासन के विरोधी नहीं है, प्रशासन के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लचर प्रणाली के विरोधी हैं। इसी के विरोध में 13 मई को सर्वदलीय एक बहुत बड़ा आंदोलन पाटन क्षेत्र में होने जा रहा है और इस आंदोलन के बावजूद भी यदि निराकरण नहीं निकला तो यह पाटन क्षेत्र की जनता, पाटन क्षेत्र की युवा यह तय कर चुके हैं कि पाटन महाबंद का एक आयोजन भी हम करेंगे। 14,30,000 रुपए की चोरी मेरे घर में हुई है, ताले टूटे गए और अभी कल की घटना है, कल एक चोरी और हमारे चौधरी परिवार में पाटन क्षेत्र में हुई है। लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। इनका कहना है कि पिछले 1 माह से लगातार पाटन क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है और कोई भी चोरी का मामला ट्रेस नहीं हो रहा है। हमने इनको आश्वस्त किया है, इसमें क्राइम के लोग भी लगे हुए हैं और टीआई और जो विवेचक हैं सभी की हम आज ही शाम को बैठक लेंगे और इनकी ये भी मांग है कि वहाँ पाटन जो नगर है उसमें सीसीटीवी लगाए जाएं और लगभग चोर जो है वो लोकल होने की संभावना है, तो इसमें सीसीटीवी लगाए जाने पे भी बहुत सारी इसमें खुलासे होने की संभावना है। जहाँ जहाँ अभी सीसीटीवी है उसका हम परीक्षण करेंगे और इनको हमने आश्वस्त किया है कि 10 मई के पहले हम जो विवेक बबेले जी के यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है, FIR भी दर्ज है, जिसको जल्द ही ट्रेस करेंगे और अन्य जो चोरियां हैं उनको भी ट्रेस करने का आश्वासन हमने इनको दिया। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवलारी ग्राम के समीप देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब बाइक में 3 लोग और एक बच्चा शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात केवलारी के पास अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया, जिससे बाइक चालक संतुलन खो बैठा और वाहन सीधे मवेशी से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया।
इस हादसे ने एक बार फिर रात के समय सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सड़क पर घूमने वाले मवेशी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। घायल खेती किसानी का काम करते हैं। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है और सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। पटेरा में मत्स्य विभाग और पटेरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मंगूर मछली से भरा कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर में करीब 1.5 से 2 टन मंगूर मछली पाई गई है। जब्त मछली की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। बता दें कि मंगूर मछली मध्य प्रदेश में बैन है। यह मांसाहारी प्रजाति की मछली होती है, जो तालाब और जलाशयों में देसी मछलियां प्रजाति को खाकर खत्म कर देती हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा होता है। एक अनुमान के मुताबिक यह मछली 70% देसी मछलियों को समाप्त कर चुकी हैं। एनजीटी द्वारा इसके पालन विक्रय पर बैन किया गया है। मंगूर मछली के तेजी से वजन के साथ बढ़ने के कारण तस्कर और विक्रेता इसका उपयोग करते हैं। फिलहाल मत्स्य विभाग के ऋषि ओम तिवारी एवं शशिकांत पाठक मत्स्य निरीक्षण दमोह और पटेरा थाना पुलिस द्वारा ट्रक एवं ट्रक चालक मोहम्मद फहद के ऊपर मामला दर्ज एवं जाँच कार्यवाही जारी है। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। सिप सिप जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप।